आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, जो NFRS के अंतर्गत हम लोग को बनाना है। और NFRS अंतर्गत में हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है। उसमें अभी क्वेश्चन में है आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर NFRS। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का होता है बैलेंस शीट बनाना है। NFRS के अंतर्गत हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो उस बैलेंस शीट बनाने के पहले हम लोग बुक में हम लोग फॉर्मेट पहले समझ लेते हैं। फॉर्मेट समझने के बाद में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो जो इंफॉर्मेशन बुक में दिया, क्वेश्चन में दिया है, उसको फाइंड आउट करके फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को सेट करके हिसाब बना देना है। और जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है उसको छोड़ देना है, खोजते नहीं रहना है कि ये फॉर्मेट में दिया है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट हम लोग बनाना है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो फॉर्मेट दिया है, तो फॉर्मेट हम लोग को पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसमें दिया है नॉन करेंट एसिस्ट। अब नॉन करेंट एसिस्ट में कौन कौन आइटम पड़ेगा, कौन कौन आइटम पड़ेगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे नॉन करेंट एसिस्ट में दिया है यहाँ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो इसमें ये पड़ेगा। इसके अंदर अब हम लोग का क्या है, इसमें इंटेंजिबल एसिस्ट है, इंटेंजिबल एसिस्ट है, बायोलॉजिकल एसिस्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अदर इन्वेस्टमेंट है, और डिफर्ड टैक्स एसिस्ट है, अदर रिसीवेबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ कर करेंगे टोटल नॉन करेंट एसिस्ट। अब आते हैं हम लोग नॉन करेंट एसिस्ट टोटल हो गया। उसके भी आते हैं हम लोग करेंट एसिस्ट। अब करेंट एसिस्ट में क्या क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेंट्रीज होगा, बायोलॉजिकल एसिस्ट होगा, इनकम टैक्स रिसीवेबल होगा, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, और एसिस्ट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। अब ये हो गया टोटल करेंट एसिस्ट। अब टोटल नॉन करेंट एसिस्ट और टोटल करेंट एसिस्ट जोड़ के होगा टोटल एसिस्ट। ठीक है, अब होगा इसमें इक्विटी। इक्विटी में ओनर्स कैपिटल है, और ओनर्स कैपिटल है उसमें एड नेट प्रॉफिट को कर देना है और लेस ड्राइंग को कर देना है। और इतने करने के बाद में टोटल हम लोग का इक्विटी हो गया। तो इक्विटी हम लोग टोटल इक्विटी लिख देंगे। उसके बाद में लायबिलिटीज में हम लोग जाएंगे। लायबिलिटीज में हम लोग जाएंगे, लायबिलिटी के अंतर्गत है नॉन करेंट लायबिलिटीज में हम लोग लिखेंगे। उसके तो लोन्स एंड बोरिंग्स है, उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, तो टोटल नॉन करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा। अब उसके बाद में करेंट लायबिलिटीज है। करेंट लायबिलिटीज में है लोन्स एंड बोरिंग्स लिखना है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स लिखना है, इनकम टैक्स लायबिलिटीज लिखना है, तो टोटल करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा। उसके बाद में लिखना है हम लोग को टोटल लायबिलिटीज। तब टोटल लायबिलिटीज लिखने के बाद में टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख देना है फॉर्मेट के हिसाब से। अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इस बुक में भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये BBS फर्स्ट ईयर की बुक है, देख सकते हैं। ये BBS फर्स्ट ईयर की बुक है। इसमें भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर। तो बहुत अच्छा से समझिए, पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर BBS फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ना होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस BBS फर्स्ट ईयर में है, तो इसको पढ़ना होगा। इसमें भी ये चैप्टर है, तो इसके लिए भी हम लोग को अच्छा से पढ़कर तैयार रहना है, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ।
पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 से 18 है। 4 से 18 में है क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। द फॉलोइंग बैलेंस शीट आइटम्स आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द उषा ट्रेडर्स एट दिसंबर 31, 2018 है। तो यहाँ पार्टिकुलर्स दिया है, अमाउंट दिया है, पार्टिकुलर्स दिया है, अमाउंट दिया है। क्या है? 10,000 रुपया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 6 मंथ्स है। 22,000 रुपया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2 मंथ्स है। 18,000 रुपया। फर्नीचर एंड फिक्चर्स है ना 5,84,000 रुपया दिया है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्चर्स है 1,45,200। अकाउंट पेएबल है 70,400। अकाउंट रिसीवेबल है 46,000 रुपया। एक्रूड रेंट इनकम है 20,000 रुपया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 1,47,000 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस है 9,600 रुपया। उसके बाद में है स्टोर सप्लाईज एक्सपेंसेस है 1,400। इनकम टैक्स पेएबल है 14,400। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेएबल है 5,000 रुपया। न बैंक लोन पेएबल है 3,75,000 रुपया। नोट पेएबल ड्यू दिसंबर 31 2020 है 2,40,000 रुपया। न कैपिटल स्टॉक है यानी कि कैपिटल है 2,68,000 रुपया। ड्राइंग्स दिया है 10,000 रुपया। गुडविल दिया है 1,50,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ नबिल बैंक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ नबिल बैंक है। नबिल है मतलब नबिल बैंक का है 1,00,000 रुपया। अब रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर NFRS नेपाल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग के ये बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए NFRS का अर्थ होता है नेपाल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये याद करके हम लोग को रखना है, इसका अर्थ क्या है। अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है उषा ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर NFRS। ये बैलेंस शीट है, समझने के लिए बैलेंस शीट बना है। यह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का अर्थ होता है बैलेंस शीट एज पर NFRS है। अब इसका फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग चलते हैं। यहाँ पहले असिस्ट लिख देते हैं, यहाँ नोट्स लिख लेते हैं, ये अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ करेंट असिस्ट है। करेंट असिस्ट के अंदर क्या पड़ेगा वो हम लोग यहाँ से लिखना है। तो पहले लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें फिक्स असिस्ट पड़ता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1.1 में 4,38,800 रुपया होगा। अब फिर ये 4,38,800 रुपये कहाँ से आया है? तो क्वेश्चन में से लिया गया है। यहाँ आइए, यहाँ नोट में है, वर्किंग नोट में है। 1.1 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। फर्नीचर एंड फिक्सर्स है 5,84,000 रुपया। एक्यूमुलेटेड फर्नीचर एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, ये फर्नीचर एंड फिक्सर्स में है 1,45,200। तो 5,84,000 में से 1,45,200 घट जाएगा तो बचेगा 4,38,800 रुपया। ठीक है, तो यही 4,38,800 टोटल लिखा गया है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 1.1 में। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर है 1,00,000 रुपया है। तो ये हम लोग दिखाएंगे यहाँ सॉल्यूशन में। यहाँ अब देखिए यहाँ अब इन्वेस्टमेंट लिख देना है। इन्वेस्टमेंट में होगा 1.2 1,00,000 रुपया हम लोग को दिखा देना है। ठीक है, अब आते हैं फिर यहाँ इनटेंजिबल एसिस्ट है। अब इनटेंजिबल एसिस्ट में क्या क्या है? तो 1.3 में है 1,50,000 रुपया। तो ये इंटेंजिबल असिस्ट में आते हैं हम लोग। इंटेंजिबल असिस्ट में आया है 1.3 है, ये नोट्स नंबर है। इंटेंजिबल असिस्ट है तो यहाँ गुडविल दिया है 1,50,000 रुपया। तो गुडविल दिया है तो हम लोग गुडविल को अमाउंट के 1,50,000 का भाई इंटेंजिबल असिस्ट में दिखा दीजिए। अब जोड़ना है हम लोग के इन्वेस्टमेंट और इंटेंजिबल असिस्ट को जोड़ना है। टोटल नॉन करेंट असिस्ट ये मान देना है हम लोग को। तो इसको जोड़ना है 4,38,800 जोड़ना है, 1,00,000 रुपये जोड़ना है, 1,50,000 रुपये जोड़ना है। तो इसको 6,88,800 रुपया ये हो गया टोटल नॉन करेंट असिस्ट। अब आते हैं नीचे हम लोग करेंट असिस्ट में आते हैं। अब इसमें है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल हम लोग को निकालना है। तो 1.4 है 66,000 है। अब ये 66,000 रुपया
कहाँ से आया है, तो वर्किंग नोट से आया है। यहाँ 1.4 है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में है। अकाउंट रिसीवेबल है 46,000 रुपये क्वेश्चन में है। अब एक्रूड रेंट इनकम है 20,000 रुपया, तो 46,000 20,000 जोड़ेंगे तो 66,000 रुपया होगा। टोटल 66,000 रुपये ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज में 1.5 है, 1,48,400। अब 1,48,400 को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज में मर्चेंडाइज है, इन्वेंट्रीज 1,47,000 रुपया। स्टॉक ऑन है, स्टोर सप्लाईज में है, ये 1,400 रुपया है। तो दोनों को जोड़ना है हम लोग को, तो 1,48,400 रुपया हो गया। तो इन्वेंट्रीज में हम लोग 1,48,400 रुपया दिखा दिए। अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट ना शॉर्ट टर्म के लिए 1.6 में है नोट्स में, तो 22,000 रुपये दिखाया गया है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ 1.6 में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर 6 मंथ है, तो 6 मंथ के लिए है, तो ये शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। ठीक है, ये 22,000 रुपया शॉर्ट टर्म में जाएगा। अब आते हैं यहाँ, अब उसमें लिखना है अदर करेंट एसिस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस है, जो ये 9,600 रुपये हम लोग को लिख देना है, इसमें कोई नोट नंबर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश जैसा सरह ही उसी जैसा ही अब हम लोग देखते हैं 1.7 है, 28,000 रुपये दिया है। अब आते हैं यहाँ 1.7 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या होगा, एक कैश होगा 10,000 रुपये दिया है। उसके बाद में मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर 2 मंथ दिया है, क्वेश्चन में मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर 2 मंथ दिया है, ये कैसे सरह है इसीलिए 18,000 इसमें जोड़ दिया गया है। तो 18,000 10,000 कितना हो गया, 28,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। अब क्या करना है, टोटल करेंट एसिस्ट बी मान लेना है, अब जोड़ना है यहाँ। अब ए और बी को जोड़ना है, 6,88,800 जोड़ना है और 2,74,000 रुपये जोड़ देना है, तो टोटल करेंट असिस्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 2,74,000 कहाँ से आया है, 66,000 जोड़ना है, 1,48,400 जोड़ना है, 22,000 जोड़ना है, 9,600 जोड़ना, 28,000 जोड़ना, 2,74,000 हो जाएगा। अब ये 2,74,000 रुपया और 6,88,800 जोड़ेंगे टोटल, तो टोटल नॉन करेंट असिस्ट प्लस टोटल करेंट असिस्ट इक्वल टू होगा 9,62,800 रुपया। अब यहाँ देखिए, टोटल असिस्ट इक्वल टू होगा ए प्लस बी, 6,88,800 प्लस 2,74,000 रुपये जोड़ेंगे तो 9,62,800 रुपया हो गया। तो ये हो गया असिस्ट साइड। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ के अंदर। तो यहाँ शेयर कैपिटल है 1.8 होगा, तो 2,58,000 होगा। अब हम लोग लायबिलिटीज़ में देखते हैं, यहाँ ये 1.8 है, शेयर कैपिटल के अंदर होगा। कैपिटल स्टॉक का है 2,68,000 रुपया, ऐड करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं लिख दिया गया है, तो 2,68,000 हो गया। लेस ड्राइंग्स करना है 10,000 रुपया, 10,000 घटेगा तो टोटल होगा 2,58,000 रुपया। तो हम लोग 2,58,000 रुपया दिखा देंगे। ठीक है, तो शेयर एंड कैपिटल में 1.8 में 2,58,000 रुपये दिखा दिए। अब ये हुआ टोटल इक्विटी, तो 2,58,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में। तो इसमें लोन एंड बोरिंग्स है 1.9, 6,15,000 और 6,15,000 का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ 1.9 में लोन एंड बोरिंग्स है, तो यहाँ बैंक लोन पेएबल है 3,75,000 ये है, और नोट पेएबल ड्यू दिसंबर 2020 के है, तो 2,40,000 रुपया है। तो 3,75,000 2,40,000 जोड़ेंगे तो 6,15,000 ये हो जाएगा टोटल। तो ये हम लोग 6,15,000 दिखा दिए। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। टोटल नॉन करेंट लायबिलिटीज़ ए हो गया, 6,15,000 हो गया। अब करेंट लायबिलिटीज़ में आते हैं, तो ट्रेड एंड अदर लायबिलिटीज़ है 1.10 है, तो ये 75,400 है। अब 75,400 के भी हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1.1 है, ट्रेड एंड अदर लायबिलिटीज़ में है। अकाउंट पेएबल है 17,400 क्वेश्चन में दिया है, वहाँ से लिया गया है ये। इंटरेस्ट एक्सपेंसेज पेएबल है 5,000, तो 70 और 5 75,400 हो गया ये। तो ये अमाउंट यहाँ दिखा दिया गया है। ये ट्रेड एंड अदर लायबिलिटीज़ में 1.1 में
1.10 है, तो 75,400 दिखा दी। अब इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ है, ये पेएबल है, इसलिए 14,400 रुपये हम लोग के यहाँ दिखाना है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ये इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स है ना लायबिलिटीज़ है, पेएबल है, ये क्वेश्चन दिया है, इसके नोट नंबर नहीं है, क्वेश्चन दिया रहता है। अब क्या करना है हम लोगों को, टोटल करेंट लायबिलिटीज़ हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। तो 89,800 है, ये 89,800 है, ठीक है। अब ये 75,400 व 14,400, 89,800 है, ठीक है। अब हम लोग का क्या करना है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज ए प्लस बी कर देना है, ठीक है। ये 88,800 और 6,15,000 रुपया, ठीक है, और 2,58,000 है। अब क्या कर देना है हम लोगों को, तो ये हम लोग जोड़ेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो 9,62,000 रुपया 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 9,62,000 रुपया 800 रुपया, 9,62,800 हो गया। तो कौन कौन सा आइटम जोड़ना है हम लोग को, 2,58,000 जोड़ना है, 6,15,000 जोड़ना है और 89,800 जोड़ना है। तो 9,62,800 हो गया, यानी कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है हम लोग बनाया हुआ हिसाब, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर NFRS जो बैलेंस शीट बना है हम लोग बनाया हुआ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, ये कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग, आप सीखने के लिए 98,071,18,316 में हमसे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। ये बीरगंज के आसपास के जो भी विद्यार्थी है जो क्लास 10 में पढ़ते हैं और वो अपना ऑप्शनल में रखे हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट रखे हैं, तो उनके लिए फ्री क्लासेस फॉर क्लास 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए फ्री है, चाहे वो बोर्डिंग में पढ़ते हैं या सरकारी इंग्लिश मीडियम में या नेपाली मीडियम में पढ़ते हैं, उस विद्यार्थी के लिए क्लास फ्री लिया जा रहा है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये 10+2 है, 11-12 हो गया, BBS हो गया और MBS का भी अकाउंट का विद्यार्थी हमसे संपर्क करके लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।